तो है दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेशन में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बातें होंगी ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी मेरा सबसे फेवरेट विषय रहा है मेरी तैयारी के दौरान। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। हालांकि मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊँगा तब जब बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करा दूँगा मैं आपको, तब मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, है ना। तो आज जो शुरुआत हो रही है ज्योग्राफी का, जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का सेक्शन है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आज हम उसका लेसन 1 का करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जो हमारा लेसन 1 है इसका नाम है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय ये चैप्टर होगा और ये लेसन 1 होगा। जितने सारे इंडिया के चैप्टर बनेंगे सबका प्रश्न आंसर हम लोग करेंगे। जैसे आज शुरू हो रहा है भारत का भौगोलिक परिचय, इसके जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। सवाल तो सिंपल सिंपल रहेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन बहुत ही शानदार होगा, एकदम आपको मज़ा आएगा। तो बिना देर करते हुए अब हम शुरू करेंगे आज का सवाल। तो पहले मैं इसको मिटा लूँ और फिर हम देखते हैं आज का सवाल। देखिए, आज का सवाल की बात करें तो चलिए देखिए, ये आपके सामने मैप है। जब हमें काम लगेगा तो मैं इसको सहारा लूंगा इसका, और इसके सहारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। एक शानदार सा मैप आपके सामने दिख रहा होगा, स्केल पे बना हुआ है एकदम बिल्कुल सटीक। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल और फिर लेंगे हम। तो कोंकण तट कहाँ स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है बच्चों? कोंकण तट गोवा से कोची तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक। एक तो बात समझ दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? गोवा से दीव तक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब आइए इसका देखते हैं डिस्कशन। तो ध्यान देंगे, ये इंडिया, ऐसे ही है। तो ये देखो, इस इंडिया को देखने से बेटर है कि आप वही देख लीजिए जो मैप वाला है, और फिर मैं आपको उस बता देता हूँ। तो मैप वाला इसे, मैप वाला वो आ जाएगा तो बेटर होगा इसका डिस्कशन। देखो बच्चा, देखिए, तुम देखो ध्यान से, यहां पे दीव है और यहां पे देखो ये छोटा सा गोवा है। दीव से लेकर के ऐसे ये जो तट है, इस तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं बच्चों। कोंकण तट के बारे में बड़ी सारी बातें आपसे पूछता है परीक्षा में। एक तो ये पूछता है कि कोंकण तट कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है। तो आप देख लीजिए कि दीव से लेकर के गोवा तक, दीव से लेकर गोवा तक। फिर आपसे पूछता है कि भाई बताइए कि कोंकण तट की लंबाई कितनी है। तो आप क्या करना है, लगभग 500 किलोमीटर। फिर कोंकण तट के सहारे ही एक बच्चों कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे है। और कोंकण रेलवे कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है, कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का एक शहर है रोहा। महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के
न्यू मंगलूर तक, कर्नाटक के न्यू मंगलूर तक एक रेलवे जाता है, इसे कोंकण रेलवे कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की बात करें तो यहाँ पे एक सुरंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार यूपीएससी में पूछा था, कौन सुरंग, कोंकण रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग जो है उसका नाम है कारबूड़े सुरंग। कारबूड़े सुरंग, यही सवाल पूछा था कि कोंकण रेलवे का सबसे बड़ा सुरंग कौन सा, तो कारबूड़े सुरंग है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में है। तो ये कोंकण से सवाल बनेगा, कोंकण रेलवे से पूछता है कोंकण रेलवे से किसको किसको फायदा है। तो देखो महाराष्ट्र को फायदा है, गोवा को फायदा है, कर्नाटक को फायदा है और गुजरात को भी फायदा है। किसको फायदा है, गुजरात बोल रहे हैं बच्चों, केरला को। फिर से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 4 लाभान्वित राज्य है। लेकिन आपसे पूछे कि कोंकण रेलवे कितने राज्यों में विस्तृत है, तो आप कहेंगे 3। कोंकण रेलवे का विस्तार महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटका में है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करें तो कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्यों की संख्या 4 है, आप ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे आओगे तो गोवा के बाद ये जो कर्नाटक वाला तट है इसे हम लोग कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कहते हैं। कर्नाटक वाले तट को कहते हैं कन्नड़ तट। अब देखो, कर्नाटक में न्यू मंगलूर से लेकर के यहाँ पे पूरे केरल वाले तट को, इस तट को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार तट कहाँ पे, केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। भारतीय मानसून सबसे पहले किस तट पर वर्षा कराती है, आंसर होगा मालाबार तट। फिर देखो यहाँ पे, ये देखो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो तट देख रहे हो, इस पश्चिम बंगाल के तट को हम कहते हैं बैगा तट, बैगा तट कहते हैं। जब भी तुम आते हो उड़ीसा में, तो उड़ीसा वाले तट को, इस तट को, उड़ीसा वाले इस तट को हम कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट कहते हैं। अब देखो, जब भी तुम आंध्र प्रदेश में आते हो तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मुहाना है। गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और इसके बाद जब भी तुम आते हो, यहाँ देखो पुलिकट झील है, पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक, तो पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक जो तमिलनाडु का तट है, इस तट को हम कहते हैं बच्चों क्या, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो याद हो गया, तमिलनाडु में उत्तरी सरकार पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील से लेकर के, पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तट। गोदावरी नदी के मुहाना, कृष्णा नदी के मुहाने से जो तट जाता है इसे कहते उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा वाले को उत्कल तट, पश्चिम बंगाल में बैंगा तट, यहाँ कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, और ये देखो ये पोरबंदर तट है। ये क्या है, ये जो है यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, ये पूरे गुजरात वाले तट को, इस पूरे गुजरात वाले तट को हम कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ क्या कहते हैं, गुजरात वाले तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। तो आपको ये सब बात याद करना है, तट से संबंधित सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी है सवाल बहुत सारा है, डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा तो ही बेटर है, कम कम हो ताकि आपको याद भी हो। तो अब हम इसको मिटाएंगे, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन पर इसको मैं मिटा देता हूँ, तो मैं मिटा लूँ और नेक्स्ट सवाल आएगा, आप देखेंगे।
तो ठीक है, अगला सवाल दे दिया जाए। ये तो हो गया कुंभ का तट कहां से कहां तक। भारतीय मानक समय आधारित है। देखो बच्चों, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये आधारित है 80 डिग्री नहीं, 80 डिग्री नहीं, 80.5 डिग्री, 80 डिग्री। बच्चों इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, साढ़े से थोड़े होता है। भारतीय मानक समय रेखा आधारित है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यानी कि आप लिख सकते हैं, यहां पे कर लीजिए पूर्वी देशांतर, इसको आप कर लीजिए, ये लिख लीजिए 2, ये 2 है। क्या है, बस में गलत लिखा गया है, यहाँ लिखना 0 नहीं होगा, क्या होगा 82 होगा, क्या होगा 82। तो यहाँ पे होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर से भारतीय मानक समय आधारित है। तो आओ इसका उत्तर क्या हो गया, सी होगा कि भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना। तो अब कैसे है और क्या क्या बात है इसमें, आओ इसको हम लोग जानते हैं मैप के थ्रू। एक मैप पुनः है, तो देखो आ गया मैप के सामने। देखो तुम जानते हो कि ये 68 डिग्री 7 मिनट है उत्तरी, ये हमारा पूर्वी देशांतर। ये 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। तुम 68 और 97 को जोड़ो, 68 और 97 जोड़ो, 8 7 15, 9 6 15 116, 165 हुआ। 165 में 2 का भागा 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे देखो साढ़े आ गया ना 80 डिग्री, आ गया 82.5 डिग्री। यानी दोनों को जोड़कर जो रेखा बीच से गुजरी हुई है, तो उसी बीच से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कहते हैं भारत का मानक देशांतर रेखा। कैसे गुजरा हुआ है, तो देखो गुजरा हुआ है ऐसे। देखो ये है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखो सीधा नहीं खिंचा पा रहा बच्चों, देखो यही है 82.5 डिग्री रेखा, एकदम बीचों बीच पड़ रहा है 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 का। पूछता है, बड़ा सवाल पूछा है कि ये जो रेखा है किस किस राज्यों से गुजरी हुई, भारत का मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरी हुई है। तो इसका मैं तुमको एक टिप्स बताता हूं, याद कर लेना। टिप्स है इसका छुआ, छुआ। देखो ऊ से होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एम से होगा, थोड़ा सा और इसको करना पड़ेगा, यहां पे ऐसे लाना पड़ेगा। एम से होगा, एम से होगा मध्य प्रदेश, एम से होगा मध्य प्रदेश, एम से होगा मध्य प्रदेश। छ से होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उ से होगा उड़ीसा, उड़ीसा। आ से होगा आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सारा 1 2 3 4 5 राज्य गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। आपके सामने देखिए राज्य है यूपी,
ये राज्य है छत्तीसगढ़, ये राज्य है एमपी, ये राज्य है उड़ीसा और ये राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्रा। तो इतने राज्यों से गुजर रही है आपके समक्ष। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है, ले लेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ है बच्चा? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, कि इलाहाबाद के समीप, कि भोपाल के? आप सभी को पता है कि भारत का मानक जामे उत्तर रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर जिला से होते हुए निकलती है। तो मिर्जापुर इलाहाबाद के साथ ये आगे बढ़ती है, नैनी में है, तो इलाहाबाद के समीप कहाँ पे? नैनी में। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी इसी का हुआ था डिस्कशन, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? और तुम्हें पता ही है कि थार मरुस्थल कहाँ पे है? गुजरात में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, राजस्थानी में तो है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ना, कौन है? थार है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी थार है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है ये। और यहाँ पे इस मरुस्थल की चर्चा ऋग्वेद में भी है। तो आप याद कर लेंगे कि कौन सा मरुस्थल है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है, वो भी राजस्थान में ही है। गुजरात में तो नहीं है ऐसा, पंजाब में तो नहीं, और हरियाणा तो मैदानी भाग है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल राजस्थान में है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसका वर्णन ऋग्वेद में भी दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? आओ न्यूमुर द्वीप की बात करें। तो कर लिया जाए, इसका एक ले लिया जाए न्यूमुर द्वीप। अच्छा, मैं इसका बदल उत्तर, इसका उत्तर है बच्चा बंगाल की खाड़ी में। उत्तर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। आओ इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग मैप से। देखो यहाँ पे ये जो द्वीप तुम देख रहे हो, ये तो डेल्टा तुम देख रहे हो, तो डेल्टा के बाद जाओगे यहाँ पे, तो जहाँ से गंगा नदी गिरती है, इसी के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पे इसी के आसपास के क्षेत्रों में बच्चों न्यूमर द्वीप है, न्यूमुर द्वीप है ये। और ये द्वीप, न्यूमुर द्वीप, भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद है इसमें। भारत वर्सेस बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद का जगह न्यूमुर द्वीप है। आप देखो, ये जो तुमको डॉट डॉट लाइन दिखा रहे होंगे, ये लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप है। और यहां तुम जो देख रहे हो, ये तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है ये? अंडमान है ये, और ये निकोबार है। बच्चों, अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, आपको याद रखना है, 10 डिग्री चैनल वहाँ पे। तो न्यूमुर द्वीप जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। आप याद कर लेंगे कहाँ पे भाई? तो बंगाल की खाड़ी के पास ही, जहाँ पे गंगा की डेल्टा है, उसके जस्ट नीचे 2 द्वीप है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं सवाल पे आते हैं फिर पुनः। सवाल देखिए, हाँ सवाल देखो, तो बंगाल की खाड़ी में है ना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हर सवाल में छोटा सा मैप नहीं आ सकता है। देखो बच्चों, भारत, देखो बच्चों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो, ये पूरी दुनिया, ध्यान देना, ये पूरी दुनिया है। इस पूरी दुनिया में
अच्छा, अब तुमसे पूछे कि पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल कितना है, पूरी दुनिया का क्षेत्रफल कितना है, ग्लोब का क्षेत्रफल, तो तुम कहोगे 50.995 करोड़ किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। अब ध्यान दो, एक रेखा गई है बीचों बीच, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और यह विश्व के 13 देशों से गुजरी है। 13 देश कौन कौन से हैं, मैंने इसका ट्रिक बताया है, हालांकि मैं फिर से लाऊंगा इस वीडियो। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, विश्व के 13 देशों से गुजरी हुई है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये जब गुजरती है तो इसके नीचे वाला जो है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न ओशन, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसके ऊपर में ये जो है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। तो जैसे हम आगे बढ़ देंगे तो देखो ध्यान से, एक मानचित्र में एक और रेखा ऐसे है, एक और ऐसे रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका एक और नाम है GMT। तो जैसे तुम्हें पता है कि भारत पूरे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, ये पूछा था BPSC में, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। फिर पूछता है कि पूरे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360। याद रखना कि अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है बच्चों, तो ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 119, देशांतर 360, कितने है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360। अब देखो भारत यहां पे है ऐसे, भारत जो है इस यहां पे स्थित है ऐसे, देखो ऐसे भारत यहां स्थित है, यानी अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में। कहां पे, पूर्वी गोलार्ध में, है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहां स्थित है, देखो यहाँ पे स्थित भारत ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 97 डिग्री 25, 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आएगा सवाल, मैं सब बताऊंगा आपको। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, है ना। कहां से कहां तक, तो अगर नीचे की बात करें तो नीचे है तुम्हारा कितना, 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे क्या है, देखो बच्चों, भारत में कह रहा है कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत में पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो ध्यान दो, ये छोटा सा मैं इंडिया बना ही दे रहा हूं तुम लोग के लिए, अगले बार से इंडिया आएगा मैप, एक मैं छोटा सा बना देता हूं तुम्हारे लिए, है ना। देखो ये इंडिया, यहां से यहां तक ये लंबाई, और यहां से यहां तक की लंबाई, ये ऐसे। तो देखो यहीं पे 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ है, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी,
कुमारी स्थल पर है ये। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है, सबसे उत्तरी बिंदु है और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। यहां से यहां तक तुमसे पूछे कि भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? अक्षांशीय विस्तार भारत का है 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, यानी 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, लगभग 30 डिग्री। यहां देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो तुमसे पूछे यहाँ पे गुजरात है, सर क्रीक है, यहाँ पे गुजरात का सर क्रीक या गौर माथा है, और यहाँ देखो ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है ये। तो यहां से यहां तक, तो सबसे पहले देखो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। कैसे? नॉर्थ टू साउथ। तुमसे पूछा पूरब से पश्चिम, तो बताना होगा 2933 किलोमीटर। ये लंबाई कितना है? नॉर्थ टू साउथ कितना लंबाई है? तो 3234, और ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है? 2933। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई हो जाएगी 2933 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर यह हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार है जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच है? देखो मैं एक क्रम लिखता हूं, तुम्हें वो क्रम याद करना है। सबसे पहले तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बाद मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। फिर देखो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत है। फिर देखो नर्मदा नदी बेसिन है इसके दक्षिण में, नर्मदा नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन है। फिर देखो सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। फिर देखो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। तो याद कर लेना क्रम, कि कैसे याद करोगे कि सबसे पहले अरावली है, अरावली, तुमसे पूछा अरावली एवं विंध्यान के बीच, तो मालवा पठार आ गया। पूछ सकता था कि विंध्यान पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। पूछ सकता था कि नर्मदा नदी बेसिन और ताप्ती नदी बेसिन के बीच में कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है। तो सवाल बन सकते हैं, आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो पहले तो जम्मू कश्मीर में था, और अब हो गया है कहाँ? लेह लद्दाख। अब लद्दाख राज्य में हो गया है। सियाचिन ग्लेशियर अब जो है भारत के अब लद्दाख राज्य में है। हालांकि इस ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, तो ये अब क्या हो जाएगा? लद्दाख, लद्दाख क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। क्यों? और जान लो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है बच्चा, वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर है। देखो यहीं पर काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के जस्ट ऊपर में देखो यहाँ पे 72 किलोमीटर में, 72 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक ग्लेशियर है। 72 किलोमीटर लंबाई है इसका। नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? सियाचिन ग्लेशियर है ये। और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। तो पूछेगा तुमसे कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तुम बताओगे सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा नदी नाम है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी। तो बच्चों, गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। अब यहाँ पे हमको चाहिए था फिजिकल मैप, तो नहीं मिल सकता अभिषेक? फिजिकल मैप मिल जाएगा तो वही मैप लेकर आओ, थोड़ा दिखाते हैं उसी पर। देखो ये मेघालय राज्य है, और मेघालय राज्य में दो पहाड़ियां यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है ना। और तुम देखो ये है मालदा गैप, ये है मालदा गैप ऐसे। और ये तुम जानते हो बिहार में इसको नहीं ले जाना है, इसको ले जाना है केवल पश्चिम बंगाल तक, मालदा गैप। और इधर छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। तो ध्यान से देखो, कालांतर में मालदा गैप जो है ये मेघालय के शिलोंग पठार से जुड़ा हुआ था। तो मेघालय का शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बाद में यहाँ पे अपभ्रंशन हुआ, भूमि नीचे खिसकी, और जब भूमि नीचे खिसकी तो क्या हो गया? ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वगैरह बन गए, बांग्लादेश बन गए, बंगाल की खाड़ी बनी, और ये अलग हुआ, और आज ये अलग हो गया है। लेकिन गारो खासी जयंतिया कालांतर में प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा थे। मालदा गैप इसकी पुष्टि करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा भी आपको कहाँ होता है? गारो खासी जयंतिया में। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी पर मोहसिन राम एक जगह है, वहां पे दुनिया भर में, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। बहरहाल इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो इसका वो उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन और इसका उत्तर देखें। तो देखो इसका उत्तर होगा यही जो मैं बता रहा हूं आपको। ये तो नहीं था, इसके बाद, हाँ इसके बाद, हाँ इसके पहले, हाँ ये यही था। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है, पूर्वांचल का पहाड़ी हिस्सा नहीं है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पे? म्यांमार में। याद रखना कि अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? म्यांमार में है। इस तरह से इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो देखो अभी जैसे बताया मैंने आपको, भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि पर कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट होगा मुख्य से मुख्य उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो आइए इसको देख लेते हैं एक मैप के सहारे। देखो तो देखो ध्यान से, यही है 8 डिग्री 4 मिनट। यहां देखो 6 डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री होता है। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे 6 डिग्री है 4 मिनट, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे। तो ये
समुद्र में जहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ के जो निकोबार द्वीप है वहाँ पे 6 डिग्री 4 है, और ऐसे कैसे है, स्थल पे 8 डिग्री 4 है। मैंने बताया आपको। तो इस तरह से इसको तो हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल में। ये कन्याकुमारी है और वहाँ पे वो आपका सबसे दक्षिणी निकोबार है, बृहद निकोबार है, वो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो देखो, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये आकार में काफी छोटे हैं, सभी प्रवाल उदाहरण। देखो सबसे बड़ी बात है, अरब सागर में जो द्वीप हैं ये तुम्हारा भारत इंडिया, और इंडिया में ये देखो, ये अरबियन, देखो यहाँ पे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर नीचे में, हिंद महासागर। कोई सवाल पूछता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हिंद महासागर से लगे हुए हैं, तुम्हें कहना है कि तमिलनाडु और केरल। कौन कौन? तमिलनाडु और केरल, बस 2 राज्य, तमिलनाडु प्लस केरला। इधर देखो बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, हालांकि है हिंद महासागर के भाग, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल है। और इधर अरेबियन सी, अरब सागर है, इधर अरेबियन सी है। तो यहाँ पे जो द्वीप है ना, ये सब जो द्वीप है, ये कोरल, लक्षद्वीप जो बना हुआ है, ये सब द्वीप, ये जो है लक्षद्वीप जो है, ये कोरल से बना हुआ द्वीप है। ये सभी प्रवाल उद्गम के द्वीप है। सबसे सही उत्तर क्या है? बी नंबर। आपको समझ में भी आया कि दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, पश्चिम में अरब सागर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो होगा 13। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखो यही तट रेखा है जो बना हुआ है, ये क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई है ये। अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैप ला दें हर सवाल में, ताकि बार बार आपको वहीं पे मिल जाए। और ये सब सबसे शानदार होगा इनिशिएटिव, है ना, आपके लिए। ये देखो ध्यान से, यही है भारत की तट रेखा। भारत के तट रेखा की लंबाई तुमसे पूछा है, यहाँ से लेकर के, जहाँ समुद्र लगती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी, ये लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है ना। तो याद रख लेंगे ये बात कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल जो लंबाई है, कुल तट रेखा सहित, तो अलग हो जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे तुमसे पूछे कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तुम्हें याद कर रखना होगा कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर है। इस बात को भी आपको गौर करना होगा। और फिर हम बात करें कि भाई द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई कितनी है, तो 15,000, कितना है? 32, 15,200, 15,200 किलोमीटर। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। रुकिए एक मिनट। भारत के तट की लंबाई हो गया 6100 किलोमीटर, और भारत के, ठीक है, 15,200 हुआ, सब मिला के ये टोटल, ठीक है, सब टोटल मिला के स्थलीय सीमा सब मिला के कितना हो गया? भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई होगा केवल बच्चों 7100, तब 713, है ना। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तो ठीक है, 15,200 ही है। और अब तुमसे पूछे कि द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित पूछे तुमसे, भारत का तट की लंबाई कुल द्वीपों सहित होगा 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित पूछे तुमसे, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ये ठीक से रहा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों लक्षद्वीप तो नहीं जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वहीं पे लोग भेजते थे, और वहां पे एक था जेल, इसका नाम था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में लोग रखते थे,
तो इसी जेल को कहता था काला पानी। क्या बोलते थे? काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा जेल था? सेलुलर जेल में रखते थे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था वो। दीव तो गुजरात में नहीं होगा। अलिया बेट द्वीप समूह और खादिया बेट द्वीप समूह अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में है। और ये बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप है। इस तरह से इस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दो रेखा है। कितने रेखा है? दो रेखा। कौन कौन है? तो एक तो देखो, एक तो तुम्हारा रेड क्लिफ रेखा है ऐसे, ये कौन सा है? पूरा बना ही देता हूं। अच्छा, मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो, ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, और यहाँ अभी पहले पाकिस्तानी था, पूर्वी पाकिस्तान था। दोनों जगह एक रेखा थी जो खींची गई थी 14 अगस्त 1947 को। नाम था रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखो, ये चाइना का रीजन है, अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइना के पास है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। इधर तो हमारा हिमालय खड़ा है, तो इधर से कोई आ नहीं सकता है। डुरंड रेखा देखो, यहाँ पे पहले था पाकिस्तान और पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब तो अफगानिस्तान ऐसे यहाँ पे है, अब हमारे बीच नहीं है। अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गया है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में अभी रेखा है। नाम क्या इसका? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा इसका नाम है ना। अब देखो, तो तुमसे सवाल पूछेगा कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ से 37 डिग्री, ऊपर में 24 डिग्री, 24 डिग्री समानांतर रेखा। 24 डिग्री समानांतर रेखा भी, समानांतर रेखा से भी चाहता है पाकिस्तान भारत से हिस्सा लेना। तो ये दोनों याद रखना है तुम लोगों को कि 24 डिग्री समानांतर रेखा, जो कि कच्छ की खाड़ी का विवादित स्थल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। तो तुमसे कोई सवाल पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, तो वही रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये इलाका कौन था? ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो तुमसे जब पूछे, तुम कह देना कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सी रेखा है, तो कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। एक बहुत मजेदार सवाल कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत राज्य बताओ कौन सा है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य है त्रिपुरा। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। तो फिर तुम बताओगे कि 0 डिग्री शून्यवा रेखा किसके किसके बीच है? तो 0 डिग्री शून्यवा रेखा, 0 डिग्री नहीं, जीरो शून्यवा रेखा, बस डिग्री नहीं, शून्यवा रेखा। तो शून्यवा रेखा भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश राज्य के मध्य में है। ये रहा इसका उत्तर। इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और तीसरी समानांतर रेखा दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत और चीन के बीच आ गया, वही सवाल। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा करती है? मैंने बता दिया तुम लोगों को। कौन सा उत्तर होगा? मैकमोहन रेखा। क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। वही डिस्कशन। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 17 नंबर। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से
कौन अलग करता है? देखो बाबू, ध्यान देना, ऐसे इंडिया, यहां पे एक द्वीप है, इसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर, पंबन द्वीप, इसी पंबन द्वीप पर एक जगह है धनुषकोटी। क्या नाम है? धनुषकोटी। धनुषकोटी, इसी धनुषकोटी पर रामेश्वरम मंदिर है। कौन मंदिर है? रामेश्वरम मंदिर है। और इधर तुम जानते हो, इधर तुम्हारा श्रीलंका, आंसू जैसा आकृति वाला श्रीलंका है, और इसके बीच में जो है पूरे ऐसे पाक जल संधि है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है बच्चों? तो एक तो हो गया पाक जल संधि, एक हो गया पंबन चैनल, एक हो गया 10 डिग्री चैनल, एक हो गया 9 डिग्री चैनल, है ना। तो अब देखो, धनुषकोटि को श्रीलंका के तिलैया मनार जगह के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। और यहाँ का भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? यहाँ पे एक और छोटा चैनल है, इसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन चैनल। क्या नाम है इसका? पंबन चैनल। उत्तर क्या हो जाएगा? पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, भारत और श्रीलंका, देखो फिर वहीं आ गया, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? अब आ गया तुम्हारा पाक जल संधि। कौन? पाक जल संधि है। मलक्का जल संधि नहीं, हारमुज जल संधि नहीं, डोवर जल संधि नहीं। कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि है। डोवर जल संधि तो तुम्हारा ये विश्व की सबसे, ये यूरोप की संधि है। मलक्का और हारमुज ये एशिया के जल संधि है। उत्तर क्या होगा इसका? पाक जल संधि। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ। देखो फिर आ गया, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी? मैंने बताया तुम लोगों को 7516.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो, इंदिरा पॉइंट का नाम है पार्सन पॉइंट, पैगमेलियन पॉइंट, है ना। ए तथा बी नहीं, ए तथा सी, ए तथा सी दोनों होगा। पार्सन पॉइंट, पैगमेलियन, ए सी होगा यहाँ पे, ए सी, पैगमेलियन पॉइंट। एक और नाम आ गया नया सा, ला हिचिंग पॉइंट। याद कर लेना, ला हिचिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है 2004 के सुनामी में पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो हमने नया बनाया ला हिचिंग पॉइंट। ठीक है, पेंगुलियन पॉइंट भी खत्म हो गया है, लेकिन पहले यही नाम था इंदिरा पॉइंट का, पेंगुलियन पॉइंट नाम था ना। तो इस तरह से ए और सी इसका उत्तर होगा। और ऐसे एक और नाम याद करना तुम लोग को, ला हिचिंग पॉइंट। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल बच्चों देखो, सारा सवाल इसमें और डिस्कशन में दे ही रहा हूं आपको। तो अगर आप खाली हमारा सीरीज देखोगे ना प्रश्न आंसर का, कोई परीक्षा हो सवाल छूटेगा ही नहीं। हालांकि काम बहुत करना हम लोगों को अभी, तो ध्यान देंगे। भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये वाला। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भूमि को ऑक्युपाई करता है। विश्व में भारत का 7वां सबसे बड़े देशों में स्थान है, 7वां। तो पहला जो देश है विश्व का सबसे बड़े देशों में, पहला देश रसिया आता है, दूसरा पे आता है कनाडा, तीसरा पे आता है चीन, चाइना, चौथा पे आता है यूएसए, अमेरिका, यूएसए, 5वां पे आता है ब्राजील,
छठा पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे आता है भारत, आठ पे आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, नौ पर आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और 10 पर आता है अल्जीरिया। तो आपको ये भी याद रखने हैं। क्रम सातवां भारत का स्थान है, बाकी 10 विश्व के 10 बड़े देश मैंने लिख दिया है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, आदम का पुल किन देशों के बीच में स्थित है? भारत पाकिस्तान नहीं, भारत बांग्लादेश नहीं, भारत म्यांमार नहीं, भारत एवं श्रीलंका। इसी को बोलते हैं बच्चों राम सेतु। राम सेतु जो पुल है, एडम्स ब्रिज, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और जो कालांतर में धनुष कोटी से लेकर के श्रीलंका के तिलैया मनार को जोड़ता था। तो ये था आदम का पुल, है ना। तो ये एडम्स ब्रिज जो है, एडम्स ब्रिज को ही हम कहते हैं राम सेतु, राम सेतु। और ये राम सेतु जो है, आदम का पुल कहाँ पे है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखेंगे अगला सवाल। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अब तुम सब जानते हो, कच्छ खाड़ी में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरब सागर में है, मन्नार खाड़ी में है, कि बंगाल खाड़ी में? बच्चों अरब सागर के अरब सागर में, कहाँ पे? अरब सागर में। क्यों? देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे ऐसे, इधर है पाक की खाड़ी, इधर है पाक की खाड़ी, और इधर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो दोनों पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी हिंद महासागर का भाग है, और हिंद महासागर का ही जो केरल की तरफ है अरब सागर, तो अरब सागर की ये भाग हो गई। इस तरह से मन्नार खाड़ी, इसका उत्तर नहीं होगा, क्या उत्तर होगा? लक्षद्वीप। जो कोरल द्वीप है, जो भारत का सबसे छोटा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका उत्तर होगा अरब सागर, है ना। आगे बढ़ेंगे। देखो ये कच्छ की खाड़ी है, ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। और ये देखो, ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये जो दिख रहा है तुमको, ये कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। एक कच्छ की खाड़ी और एक खंभात की खाड़ी। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तुम्हें पता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बृहत निकोबार पर, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बृहत निकोबार पर स्थित है। हालांकि सुनामी में खत्म हो गया है। 3 पॉइंट है इसमें, पेमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट। अब याद करना तुम लोगों को पार्सन पॉइंट और लाहेचिंग पॉइंट। चलिए, इसका उत्तर हो गया बृहत निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, है ना। चलिए, तो बढ़ेंगे अंतिम सवाल की तरफ। देखते हैं आज का सवाल क्या है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बहुत शानदार सवाल है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच? तो आओ मैं दिखाता हूं तुम लोगों को कि एक रेखा है, कर्क रेखा। एक रेखा है, देखो एक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा बच्चों, पहला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो, गुजरात,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। क्या बोलते हैं, राजस्थान, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों से देखो, ये तुम्हारा गुजरात, तुरंत बगल में राजस्थान, फिर एमपी, ऐसे चल जाते हैं। एमपी के बाद तुम्हारा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है बांग्लादेश में। तो तुमसे पूछे कि विश्व में कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो तुम्हें याद करना होगा कि विश्व में 16 देशों से गुजरती है। 16 देश से गुजरती है। विश्व में कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो याद करना होगा 16 देश। हालांकि 3 देश से स्पर्श करती है, तो अगर स्पर्श मिला लेंगे तो कुल हो जाएगा 19 देश। और स्पर्श भी मिला लें तो कितने हो जाएगा, 19 देश हो जाएगा। फिर सवाल तुमसे पूछेगा कि भारत में कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है, तो तुम कहोगे झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो पूछेगा तुमसे कि भारत में कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरस्थ राजधानी कौन है, तो तुम कहना जयपुर। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी, भारत में सबसे दूरस्थ राजधानी है। फिर तुमसे पूछे कि विश्व में कौन से देश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, विश्व में कौन सी देश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो उत्तर होगा बांग्लादेश का ढाका। फिर पूछे कि विश्व में कौन सी राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ है, तो चाइना का बीजिंग। इन्हीं सभी सवालों के साथ, इन्हीं सभी अच्छे अच्छे जानकारियों के साथ आज का सेशन का हम लोग अंत करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय। और फिर